Hello everyone, welcome you on Schooling Guide. And in today's video, we are going to read the chapter The Making of Regional Culture. And in this chapter, we are going to read about the growth of cultures, the growth of languages, the growth of architecture, and the growth of art of India in different regions. तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। और सबसे पहले ग्रोथ ऑफ रीजनल कल्चर, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के बारे में, इसमें हम पढ़ेंगे बंगाल के बारे में, और इसमें हम पढ़ेंगे उड़ीसा के बारे में, और साथ में जानेंगे जगन्नाथ कल्ट क्या है। उसके बाद थोड़ा सा लैंग्वेज और लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे और देखते हैं कितना कम और ज्यादा हम इस वीडियो में कवर कर पाते हैं। तो सबसे पहले ये मैं मेरे इंट्रोडक्शन में आपको पहले बता चुकी हूँ कि किस तरीके से मेडिवल पीरियड में राजा जो थे संरक्षण कर रहे थे लैंग्वेजेस का, उस पर्टिकुलर रीजन के कल्चर का, किस तरह से वो उसको पैट्रॉन करते थे। और उसके बाद हम स्पेशल राजस्थान की बात करते हैं सबसे पहले। तो इन दिस पीरियड राजस्थान सॉ द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ डिस्टिंक्टिव कल्चर। आज भी राजस्थान अपने कल्चर के लिए जाना जाता है, अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, अपने खान पान के लिए जाना जाता है, अपनी ब्रेवरी के लिए जाना जाता है। इट बिकेम नोन फॉर इट्स आर्ट एंड आर्किटेक्चर, और ये जो है अपनी आर्ट के लिए, अपनी कला के लिए, अपने आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। ठीक है, यहाँ का जो स्टाइल है, यहाँ का म्यूजिक, यहाँ का डांस, यहाँ की पेंटिंग, यहाँ के रिलीजियस ट्रेडिशन जो यहाँ की परंपराएं हैं उनके लिए जाना जाता है। ठीक है, यहाँ की जो पोशाक होती है वो बहुत ही पर्सनली मुझे बहुत पसंद आती है, राजपूती पोशाक उसको बोलते हैं, और उसके बाद पूरा एक ज्वेलरी के साथ में उसको पहना जाता है, तो दैट लुक वेरी ब्यूटीफुल। तो ये अपनी ट्रेडिशन, वो भी उनकी ट्रेडिशन का एक पार्ट है। उनका खाना जो भी वो पूरा एक खाना वगैरह जो रहता है, उनका फूड आइटम जो उसमें इंक्लूड करी जाती हैं, दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ देयर ट्रेडिशन। ठीक है, द राजपूत वर ऑफन रिकॉग्नाइज एज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द कल्चर ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो ये किसकी देन है? राजपूत की देन है। रूलर्स लाइक पृथ्वीराज चौहान, अब जैसे पृथ्वीराज चौहान की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने शत्रु के आगे झुकने से ज्यादा बेहतर समझा कि मैं युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाऊं। तो वो अपनी वहां के जो राजपूत हैं वो अपनी ब्रेवरी के लिए, अपनी हीरोइक क्वालिटीज के लिए जाने जाते हैं। और ना केवल राजा, उनकी रानियां और महारानियां भी अपनी बहादुरी, अपने पति की तरह, ठीक है, अपने हस्बैंड की तरह वो भी अपनी ब्रेवरी के लिए, कि अगर पति की युद्ध में लड़ते लड़ते अगर उन्हें लग रहा है कि हमारा पति युद्ध में अब हार जाएगा, दूसरी सामने वाली शत्रु की सेना अब ज्यादा बड़ी है, तो तब वो क्या करती थी? जौहर कर लिया करती थी। और ये उनके प्राइड का एक पार्ट माना जाता था, उनके स्वाभिमान का एक पार्ट माना जाता था कि दूसरों की स्लेवरी करने से अच्छा है, या कोई हमें इल ट्रीट करेगा उससे अच्छा है, हम शत्रु के कंट्रोल में, उसके कब्जे में आने से अच्छा है हम खुद को अग्नि को समर्पित कर दें। तो ये है राजस्थान की परंपरा। राजस्थान का जैसे ही नाम सुनते हैं एक बहुत प्राइड वाली फीलिंग आती है ना, एक कुछ अलग सा, इंडिया का कुछ एक ऐसा स्टेट जो ना केवल खूबसूरत है बल्कि उसका इतिहास बहुत खूबसूरत है। ठीक है, तो अब राजस्थान में देखिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो देखने की, तो वो ये है, राजस्थान में हेरिटेज साइट ऑफ राजस्थान आर दिलवारा टेम्पल। तो दिलवारा टेम्पल एक जैन टेम्पल है, एक जैन मंदिर है, ये जैनियों के द्वारा बनाया गया एक जैन टेम्पल है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, चित्तौड़गढ़ फोर्ट है यहाँ पर, लेक पैलेस होटल और जैसलमेर हवेली एंड सिटी पैलेस। तो ये सब यहाँ पर दर्शनीय स्थल हैं जो कि यहाँ की हेरिटेज को, यहाँ के आर्किटेक्चर को बताते हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ ये बनाए गए थे। अब बात करते हैं बंगाल की। तो सिंस एंशियंट टाइम, पुराने टाइम में बंगाल वाज द सेंटर ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। तो बंगाल भी आर्ट और लिटरेचर का सेंटर था। इट हैड अ रिच कल्चरल हेरिटेज। तो यहाँ की भी जो हेरिटेज है, यहाँ का भी जो ये भी जाना जाता है, बहुत रिच थी। यहाँ की जो कल्चर था वो बहुत रिच था प्राचीन काल में और आज भी है। इन द अर्ली मेडिवल पीरियड इट वाज अंडर द रूल ऑफ पालास। अब ये उस टाइम में मेडिवल पीरियड में पाल वंश था, तो उनके अंडर में था। ठीक है, बिटवीन द 14 एंड द 16 सेंचुरी, और 14 और 16 सेंचुरी में यहाँ पर इसको कौन रूल कर रहे थे? सुल्तान इसको रूल कर रहे थे। उसके बाद इन 1586 में व्हेन अकबर कॉन्कर्ड बंगाल, और जब इन्होंने बंगाल को अकबर ने जीत लिया, तो इट फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ द बंगाल सूबा। तो ये बंगाल सूबे का सेंटर बना दिया गया। ठीक है, बंगाल सूबा जो था इसको न्यूक्लियस बना दिया गया, इसको सेंटर बना दिया गया। वाइल पर्सियन वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो पर्सियन थी, पर्सियन भाषा, उसको वहां की एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज बनाया गया, और बंगाली जो थी उसको वहां की लोकल लोगों में बोली जाने वाली रीजनल लैंग्वेज बना दिया गया। यानी कि बंगाली डेवलप एज अ रीजनल लैंग्वेज एंड पर्सियन वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब उसके बाद उड़ीसा की बात करते हैं।
तो जगन्नाथ कल्ट, इसमें जगन्नाथ कल्ट के बारे में समझते हैं कि जगन्नाथ कल्ट क्या है, जगन्नाथ टेम्पल कैसे बना। ठीक है, इन सम एरियाज रीजनल कल्चर ग्रीव अराउंड टेम्पल्स, कुछ एरिया ऐसे हैं भारत के जहां पर कल्चर टेम्पल के अराउंड डेवलप हुआ। अब जैसे आप पुरी जाएंगे तो पुरी आप क्यों जाएंगे, क्योंकि वहां पर जगन्नाथ टेम्पल है। ठीक है, तो अब जगन्नाथ टेम्पल के लिए जाएंगे विशेष करके, तो कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर इंडिया में जो कल्चर डेवलप हुआ वो मंदिरों के अराउंड, मंदिरों के आसपास डेवलप हुआ। फॉर एग्जाम्पल द जगन्नाथ कल्ट ऑफ पुरी, जैसे कि जगन्नाथ कल्ट है ना, जगन्नाथ संप्रदाय है पुरी का। एज द टेम्पल गेन इन इंपॉर्टेंस एज अ सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज, अब ये तीर्थ यात्रियों का सेंटर बन गया, क्योंकि जहां पर मंदिर होंगे तो वहां पर हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि जब जहां पर बैठकर जो भक्ति सेंट गाया करते थे तो वहां पर फिर राजाओं ने क्या बनवा दिए, मंदिर बनवा दिए। अब मंदिर बनवा दिए तो वहां और लोग भी आने लगे दर्शन करने के लिए, तो वो क्या बन गए, वो पिलग्रिमेज सेंटर बन गए। ठीक है, तो पिलग्रिमेज हो गया ये। अब क्या हुआ कि इसकी ऑथोरिटी इन सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर ऑल्सो इंक्रीज, तो अब इसकी ऑथोरिटी जो थी, इसका मतलब जो इसका अधिकार है उसका, उसे अपने कंट्रोल में रखना चाहने लगे, उसे अपने कंट्रोल में राजपूत भी रखना चाहने लगे, ब्रिटिशर्स भी रखना चाहने लगे और मुगल्स भी रखना चाहने लगे, सब उसका कंट्रोल रखना चाहने लगे अपने हाथों में। किसका कंट्रोल, तो हमारे हाथ में होना चाहिए, बिकॉज इट कुड मेक द लोकल पीपल वर्क अंडर देम, क्योंकि अगर ये मंदिर उनके कंट्रोल में होगा तो वहां के जो लोकल लोग हैं वो भी उनके कंट्रोल में होंगे, वो भी उनके अंडर में काम करेंगे। ठीक है, अब देखिए इन द 12th सेंचुरी, 12वीं सदी में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ गंगा डायनेस्टी, गंगा डायनेस्टी के एक इंपॉर्टेंट रूलर थे और इनका नाम था अनंत वर्मन। अनंत वर्मन डिसाइडेड टू बिल्ड अ टेम्पल ऑफ पुरुषोत्तम जगन्नाथ एट पुरी, उन्होंने सोचा कि मैं पुरी में, उन्होंने डिसाइड करा कि मैं पुरी में भगवान पुरुषोत्तम जगन्नाथ का मंदिर बनवाऊं। सब्सिक्वेंटली इन 1230 किंग अनंग भीमा III डेडिकेटेड हिज किंगडम टू द डेटी एंड प्रोक्लेम हिमसेल्फ एज द डिप्टी ऑफ गॉड, और उसके बाद जिनका मैंने अभी आपको नाम बताया अनंग भीमा, अनंग भीमा III, इन्होंने डेडिकेट कर दिया अपने किंगडम को, किसको डेडिकेट कर दिया, डेटी को, भगवान को समर्पित कर दिया, और इन्होंने कहा कि मैं भगवान का डिप्टी बनकर, मैं भगवान का उप बनकर, मतलब यहाँ का जो मेन देखरेख करेंगे प्रभु खुद करेंगे, और मैं उनका डिप्टी बनकर, उनका उप प्रमुख बनकर या नौकर बनकर, जो भी उनके भाव रहे होंगे, मैं यहाँ पर काम करूंगा, ऐसा उन्होंने सोचा। इवन टुडे द जगन्नाथ रथ यात्रा इज सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ उड़ीसा, और आज भी जगन्नाथ रथ यात्रा जो है वो पुरी के लोगों के द्वारा निकाली जाती है विद मच प्राइड, बहुत सम्मान के साथ में और बहुत ही ज्यादा फैन फेयर के साथ में। तो फैन फेयर क्या होता है, फैन फेयर होता है कि एक शाही म्यूजिक जो बजता है, एक जैसे राजा और रानी आते हैं तो उनके लिए एक शाही अलग ही तरीके के नगाड़े या कुछ म्यूजिक बजता है, तो उस तरीके के पूरे प्राइड के साथ में, पूरे सम्मान के साथ में और गाजे बाजे के साथ, अगर आम भाषा में बोलेंगे तो उसको निकाला जाता है जगन्नाथ यात्रा को। अब रीजनल लिटरेचर और लैंग्वेज की बात करते हैं, तो इन दिस पीरियड द रूलर एंड कॉन्क्वेरर ऑफ इंडिया ब्रॉड विद देम अ नंबर ऑफ लैंग्वेजेस। अब इस पीरियड में क्या हुआ कि द रूलर एंड कॉन्क्वेरर, रूलर्स मतलब शासक और कॉन्क्वेरर मतलब जिन्होंने कॉन्कर करा, किसी चीज को जीता, तो वो अपने साथ बहुत सारी लैंग्वेजेस लेके आए। ठीक है, अपने साथ बहुत सारी भाषाएं लेकर आए, जैसे अरेबिक हो गई, पर्सियन हो गई, टर्किश हो गई, तो ये सारी भाषाएं भारत में आई। अरेबिक एंड टर्किश वाज नॉट यूज मच, अब जो ये दो भाषा थी अरेबिक और टर्किश, ये ज्यादा यूज नहीं करी गई, बट पर्सियन जो थी, मैं अभी पीछे भी बता चुकी हूँ कि पर्सियन जो थी उसको मतलब एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था। तो पर्शियन वाज द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट, लेकिन पर्सियन जो थी वो कोर्ट की भाषा बन गई। इट वाज यूज नॉट ओनली एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, ये केवल ऑफिशियल लैंग्वेज ही नहीं थी, इसको वैसे तो जो लोग थे, आम पब्लिक थी, तो वो आम भाषा बोलती थी, लेकिन ये वाली भाषा जो पर्शियन थी, तो इसको कौन बोलते थे, राजा बोलते थे, प्रिंस बोलते थे और मर्चेंट्स बोलते थे, ऑफिशियल्स बोलते थे, ये सब लोग इस भाषा को बोलना पसंद करते थे, पर्शियन को। एट द सेम टाइम इन वेरियस अदर पार्ट ऑफ इंडिया मैनी लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर डेवलप, और उसी समय में भारत के दूसरे पार्ट में अलग अलग लैंग्वेजेस और अलग अलग लिटरेचर डेवलप होने लगा। अब जैसे आपकी रामचरितमानस है तो वो अवधी भाषा में लिखी गई है, कुछ साहित्य ब्रज भाषा में लिखे गए, कुछ संस्कृत में लिखे गए। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरीके की भाषाएं डेवलप होने लग गई। अब संस्कृत की बात करते हैं। इन द अर्ली मेडिवल पीरियड इन नॉर्दर्न इंडिया संस्कृत कंटिन्यू टू बी द लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर इन द अर्ली मेडिवल पीरियड। तो मेडिवल पीरियड के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, 8th सेंचुरी से लेकर 13th सेंचुरी तक अर्ली मेडिवल पीरियड है। तो इन नॉर्दर्न
इंडिया संस्कृत कंटिन्यूड टू बी द लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर, तो ये साहित्य की भाषा बनी रही अर्ली मेडिवल पीरियड में। सिंस एंशियंट टाइम, प्राचीन काल से ही संस्कृत वाज द मीडियम ऑफ बोथ राइटिंग एंड लर्निंग, तो संस्कृत जो था प्राचीन काल से ही लिखने का भी माध्यम था और लर्न करने का भी, सीखने का भी माध्यम था। ठीक है, क्योंकि जो गुरु होते थे वो अपने शिष्यों को जो नॉलेज देते थे वो बताकर देते थे, तो वो संस्कृत भाषा में देते थे। फिर जब लिखी गई कोई चीजें लिखी गई उपनिषद वगैरह, तो उसमें भी जो बातें लिखी रहती थी वो भी संस्कृत में लिखी रहती थी। तो दोनों ही तरीके से ये जो था एक सीखने का भी माध्यम था और लिखने का भी माध्यम था। संस्कृत वाज पैट्रोनाइज्ड बाय किंग बोथ इन सेंट्रल एंड साउथ इंडिया। अब संस्कृत का संरक्षण करने लगे राजा जो थे, सेंट्रल इंडिया में भी और साउथ इंडिया में भी संस्कृत का संरक्षण करने लगे। अब देखिए द भक्ति सेंट रामानुजा। अब रामानुजा जो है भक्ति सेंट है, इनके बारे में भी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है कि ये तमिलनाडु के एक सेंट थे और जो है भगवान विष्णु में बिलीव करते थे और उनका मानना था कि भगवान को हमें अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। तो रामानुजा हो गए। अब हो गए माधवाचार्य एंड शंकराचार्य रोट इन संस्कृत। तो इन सारे जो ये भक्ति सेंट्स हैं तो इन्होंने संस्कृत भाषा में ही लिखा। अ लार्ज नंबर ऑफ धर्मशास्त्र। अब धर्मशास्त्र जो लिखे गए तो वो भी जिनमें हिंदू लॉ के बारे में बताया गया या फिर कस्टम्स के बारे में बताया गया, वो भी संस्कृत में लिखे गए थे। मोस्ट ऑफ द संस्कृत वर्क वर प्रोड्यूस अंडर द पैट्रोनेज ऑफ हिंदू और राजपूत रूलर्स। ज्यादातर जो संस्कृत वर्क है तो उनको पैट्रॉन कौन करते थे? उनको पैट्रॉन करते थे या तो राजपूत रूलर्स या फिर हिंदू रूलर्स उनको पैट्रॉन करते थे। सम जैन स्कॉलर सच एज हेमचंद्रा, एक नाम हेमचंद्रा भी आया है इसमें, ये जैन स्कॉलर थे। तो ये ऑल्सो प्रीफर टू राइट इन संस्कृत, इन्हें भी संस्कृत में लिखना पसंद, इन्होंने भी संस्कृत में लिखना पसंद करा। जबकि हम पहले 6th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो जैन टेक्स्ट थे वो किस भाषा में लिखे गए थे? प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। ठीक है, संस्कृत लिटरेचर स्पेशली इपिक सच एज महाभारत, रामायण एज वेल एज द पुराणास वर ट्रांसलेटेड इनटू रीजनल लैंग्वेज। अब जो ये संस्कृत में लिखे हुए टेक्स्ट थे, जैसे कि ये महाकाव्य हैं, इपिक्स हैं, महाभारत और रामायण, तो ये संस्कृत में थे, लेकिन आम लोगों को कैसे समझ में आएंगे? तो उनको उनकी कन्वीनियंस के लिए, उनकी सुविधा के लिए ये जो है रीजनल लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट करे गए। तो ये हो गया। अब इसके बाद बाकी का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे और टिल देन बाय एंड थैंक यू एवरीवन।